हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम डूइंग ग्रेट एज वेल। आज के सेशन में वील बी कवरिंग द बेसिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। देखिए, ऐसा नहीं है कि जीएसटी शुड बी नोन ओनली टू द पर्सन्स हु बिलोंग टू फिनेंस और कॉमर्स बैकग्राउंड, क्योंकि जीएसटी एप्लीकेबल पूरे इंडिया में है। तो चाहे आप कोई भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, चाहे आप कोई भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, हर किसी को बेसिक्स ऑफ जीएसटी जरूर पता होना चाहिए। विद दैट, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर टैक्सेस। देखिए, टैक्स वो अमाउंट ऑफ मनी है जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है पब्लिक से, सो दैट गवर्नमेंट अल्टीमेटली उन पैसों को यूज करे पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक स्पेंडिंग के लिए। देखिए, किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होता है टैक्सेस। जो गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करती है उनको गवर्नमेंट अल्टीमेटली यूज करेगी पब्लिक वेलफेयर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको मेंटेन करने के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, डिफेंसेस के लिए, सब्सिडी देने के लिए, एंड देयर आर वेरियस अदर सोर्सेज जहां पे गवर्नमेंट इन पैसों को स्पेंड करती है। नेक्स्ट, देखिए, इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के लिए कुछ टर्म्स का हम लोगों को मतलब पता होना चाहिए। सबसे पहला, जो टैक्स कलेक्ट करता है उसको हम लोग बोलेंगे गवर्नमेंट। द वन हु कलेक्ट टैक्सेस, द वन हु चार्जेस टैक्स इज कॉल्ड गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कैन बी ऑफ गवर्नमेंट बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। इट मे बी सेंट्रल गवर्नमेंट, इट मे बी आइदर स्टेट गवर्नमेंट, इट मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ऐसा हो सकता है कि कोई कोई टैक्सेस हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिला के कलेक्ट करे। इट कैन ऑल्सो बी कलेक्टेड बाई लोकल बॉडीज। फॉर एग्जाम्पल, म्यूनिसिपल टैक्सेस, वो दे आर नॉट कलेक्टेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बट बाय लोकल बॉडीज। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म विल बी टैक्स पेयर। कि टैक्स पेयर कौन होता है? देखिए, जो टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, दैट पर्सन इज कॉल्ड टैक्स पेयर। सिंपल। थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज, देखिए, ऐसा कभी कभी हो सकता है कि जो टैक्स पे कर रहा है, द टैक्स पेयर इज नॉट एक्चुअली पेइंग इट फ्रॉम हिज ओन पॉकेट। ऐसा हो सकता है कि वो उसका बर्डन फील नहीं कर रहा हो, रादर वो उस पैसे को किसी थर्ड पार्टी से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। राइट? इसको अपने बोलते हैं शिफ्टिंग द बर्डन ऑफ टैक्सेस। टैक्स आई एम पेइंग टू द गवर्नमेंट बट आई एम नॉट पेइंग इट फ्रॉम माई ओन पॉकेट, रादर आई एम कलेक्टिंग इट फ्रॉम समवन एंड पेइंग इट टू द गवर्नमेंट। राइट? तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर आर आगे का डिस्कशन। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द करंट टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। देखिए, जो इंडिया में टैक्सेस, जितने भी टैक्सेस इंडिया में अभी प्रिवेल कर रहे हैं, उनको हम लोग प्राइमरली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। या फर्स्ट सेट कैन बी डायरेक्ट टैक्सेस एंड अनदर सेट ऑफ टैक्सेस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस। फर्स्ट लेट्स डिस्कस डायरेक्ट टैक्सेस। देखिए, डायरेक्ट टैक्सेस का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज वन ऑफ द क्लासिक एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। नाउ, व्हाई डायरेक्ट टैक्स? Now the question is why the name is called direct tax. Let's discuss. सबसे पहला, जो टैक्स कलेक्ट करेगी is called government, as we discussed, and in India income tax is collected by central government. Right? It is paid by taxpayer. Now taxes are paid by taxpayer directly. That is, इसका बर्डन आप किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप इनकम कमा रहे हो एंड अगर आपको इनकम टैक्स पे करना है, दैट मीन्स यू विल हैव टू पे इट फ्रॉम योर ओन पॉकेट। आप इनकम टैक्स के बर्डन को किसी थर्ड पर्सन के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते हो। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट टैक्स पेयर से डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट करी है। इट्स नॉट एन इनडायरेक्ट वे ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस। जिसने इनकम कमाया वो उस पे गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देगा। दैट्स व्हाई द वर्ड इज डायरेक्ट टैक्सेस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि किस दैट व्हाट इज मीन बाय इनकम। देखिए, इनकम टैक्स को कैलकुलेट करना इज अ वेरी कम्बरसम, वेरी टाइम कंज्यूमिंग, वेरी लेंदी प्रोसेस। उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ना पड़ता है, उसके कुछ रेस्पेक्टिव रूल्स पढ़ने पड़ते हैं, एंड इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड अ वेरी लेंदी प्रोसेस। बट सिंस वी आर टचिंग बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग, तो हम लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि किस इनकम पे हम लोगों को टैक्स देना पड़ता है। सी, फर्स्ट हेड इज हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपका कोई घर है, अगर आपका कोई हाउस प्रॉपर्टी है एंड अगर आपने उसको लेट आउट कर दिया है, आपने उसको रेंट पे दे दिया है, तो जो आप रेंटल इनकम अर्न करते हो उस हाउस प्रॉपर्टी से,
उस इनकम पर अपने को इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। नेक्स्ट सेट ऑफ इनकम इज इनकम फ्रॉम बिजनेस। अगर आपका कोई भी बिजनेस है, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप उस बिजनेस से जो इनकम अर्न करते हो उस पर आपको गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। अगर आप कोई प्रोफेशन कैरी करते हो, सपोज लाइक अ डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर इन लोग कोई इनकम अर्न करते हैं बाय यूजिंग देयर प्रोफेशन, तो जो इनकम वो अर्न करते हैं उस पे भी इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। थर्ड इज सैलरीज। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो, अगर आप सैलरी इनकम अर्न करते हो, तो जो सैलरी इनकम आपने अर्न किया उस पे भी हमें इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। फोर्थ इज कैपिटल गेन्स। सपोज यू हैव अ एसेट, आपके पास कोई प्रॉपर्टी था, कोई बिल्डिंग है, कोई लैंड है, एंड आपने उसको प्रॉफिट में सेल कर दिया। आप सपोज आपने एक एक्स प्राइस पे बाई किया था, सपोज यू बॉट इट एट अ प्राइस ऑफ 1 लाख रुपीज इन 2000, एंड अभी आपने उसको 1 करोड़ में सेल कर दिया है। तो जो प्रॉफिट आप कमा रहे हो उसको अपने बोलते हैं कैपिटल गेन्स। इस प्रॉफिट पे भी हमें इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। एंड फिफ्थ इज अदर सोर्सेज। अगर सपोज आपने कोई लॉटरी इनकम अर्न की, उस पर हमें टैक्स देना पड़ता है। सपोज अ पर्सन गोज टू कौन बनेगा करोड़पति, एंड उससे जो उसने प्राइज मनी अर्न किया उस पर भी इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। अदर एग्जाम्पल्स कैन बी, सपोज आपने बैंक में कुछ फिक्स डिपॉजिट किया, उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, उस पर भी हमें टैक्स पे करना पड़ता है। तो दिस बेसिकली टेक्स केयर ऑफ द इनकम टैक्स पोर्शन। नाउ किस रेट पे टैक्स पे करना पड़ता है, देखिए वो डिपेंड करता है, इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट एस्पेक्ट। थोड़ा बहुत अगर हम लोग डिस्कस करें, अगर कोई कंपनी है, अगर कोई कंपनी इनकम अर्न करती है, तो जितना भी वो इनकम अर्न करे उस पर उसको 30% टैक्स देना पड़ सकता है, 25% टैक्स देना पड़ सकता है। देर आर वेरियस रेट ऑफ टैक्सेस, बहुत सारे टैक्स के अलग अलग रेट है जिन पे इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। बट वी विल नॉट गो टू मच डिटेल इनटू दैट बिकॉज हमारा डिस्कशन जीएसटी मेन है। तो लेट्स नाउ स्टार्ट व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए नाम से अब आप लोग को समझ में आ सकता है कि अगर डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट डायरेक्टली कलेक्ट करती है, दैट मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट इनडायरेक्टली कलेक्ट करती है। देखिए क्लासिक एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी जीएसटी एंड कस्टम्स, राइट? GST is goods and service tax and customs is a tax that is imposed on import, and मतलब ये जो टैक्स है पूरा ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे लेवी होता है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे लगाया जाता है। नाउ हु कलेक्ट्स टैक्स? अगेन गवर्नमेंट। अब देखिए जो इंडायरेक्ट टैक्सेस है वो इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट भी कलेक्ट करती है एंड स्टेट गवर्नमेंट भी कलेक्ट करती है। टैक्स इज पेड बाय टैक्स पेयर, but burden is borne by the ultimate user of goods and service, that is tax burden is shifted. Now this is important. Indirect taxes पे तो करता है टैक्स पेयर, बट दैट पर्सन डज नॉट पे फ्रॉम हिज ओन पॉकेट। वो किससे कलेक्ट करता है? किसी थर्ड पर्सन से। वो थर्ड पर्सन से टैक्स कलेक्ट करता है एंड गवर्नमेंट को पे कर देता है। नाउ हु इज द थर्ड पर्सन? थर्ड पर्सन इज द अल्टीमेट कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जो गुड्स एंड सर्विस, अगर आप कोई गुड्स खरीदते हो एंड जिसने उस गुड्स को अल्टीमेटली कंज्यूम कर लिया, मतलब जो पर्सन उसको फर्दर सेल नहीं करेगा, that person will have to feel or have to take the burden of tax. उस थर्ड पर्सन से वो टैक्स पेयर टैक्स कलेक्ट करेगा एंड गवर्नमेंट को उसके बिहाफ में पे कर देगा। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ विल टेक अ बिग एग्जांपल जिससे हम लोग इस वाले पॉइंट को डिस्कस करेंगे, दैट हाउ टैक्स बर्डन इज शिफ्टेड, टेकिंग सम नंबर्स, टेकिंग सम न्यूमेरिकल्स, फिर हम लोग इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये जो एक एग्जांपल है ये एक क्लॉथ इंडस्ट्री का एग्जांपल है जहां पर गुड्स डिफरेंट स्टेजेस में मूव करेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि गुड्स पहले मैन्युफैक्चर के पास से होलसेलर के पास जाता है, रिटेलर के पास जाता है, फिर कंज्यूमर के पास जाता है। कुछ वैसे ही हम लोग एक एग्जांपल देखने वाले हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्लॉथ इंडस्ट्री वेयर गुड्स मूव फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर। देखिए स्टेज वन में क्या हो रहा है, एक कॉटन सेलर है, मतलब एक सेलर है जो कॉटन सेल कर रहा है। किसको सेल कर रहा है? क्लॉथ मैन्युफैक्चरर को। इस क्लॉथ मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, ये कॉटन सेलर से कॉटन परचेज करेगा और उससे क्लॉथ को मैन्युफैक्चर करेगा, क्लॉथ को वीव करके स्पन करके क्लॉथ बनाएगा। ये क्लॉथ मैन्युफैक्चरर फर्दर किसको सेल कर रहा है? होलसेल मैन्युफैक्चरर को, जो इस क्लॉथ से टी शर्ट्स मैन्युफैक्चर करेगा। ये टी शर्ट मैन्युफैक्चरर किसको सेल कर रहा है? फर्दर प्रोडक्ट टी शर्ट होलसेलर को। जो होलसेलर है, जो लोग गुड्स को बल्क में परचेज करते हैं, बल्क में सेल करते हैं, उनको सेल करेगा।
नाउ दिस होलसेलर विल फर्दर सेल इट टू रिटेलर, टी शर्ट के रिटेलर को सेल करेगा, एंड ये टी शर्ट का रिटेलर अल्टीमेटली गुड्स किसको सेल करेगा, कंज्यूमर को। नाउ द पॉइंट दैट वी शुड मार्क इज कि ये जो कंज्यूमर है ये अल्टीमेटली किसी को सेल नहीं करने वाला है, दिस कंज्यूमर विल अल्टीमेटली कंज्यूम दिस टी शर्ट्स, वो इसका अल्टीमेटली बेनिफिट ले लेगा, दैट इज वो इसको फर्दर सेल नहीं करने वाले। अब आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा जब हम लोग रेगुलरली कुछ गुड्स वगैरह को परचेज करते हैं किसी अमेजोन से, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से, तो जब हम लोग गुड्स का प्राइस देखते हैं 100 रुपीज, 1000 रुपीज, एंड अल्टीमेटली जब हम उस पैसे को पे करने जाते हैं वी एंड अप पेइंग सम एक्स्ट्रा अमाउंट, जैसे 1000 रुपीज का गुड्स था एंड सपोज वी पेड 1200 रुपीज, वाई, बिकॉज ऑफ टैक्सेस दैट आर एडेड ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, जो प्राइस है उनमें टैक्स कंपोनेंट ऐड किया जाता है एंड फिर हमें एक बिल दिया जाता है कि सर वी नीड टू पे, यू नीड टू पे 1200 रुपीज एंड नॉट 1000 रुपीज, बिकॉज जो 200 रुपए ऐड हुआ है दैट इज टैक्सेस। तो ये रियल लाइफ सिनेरियो है, यू कैन करेक्ट इट वेरी वेल। तो सपोज ये जो कॉटन सेलर है ये जब गुड्स को इस मैन्युफैक्चरर को सेल कर रहा है, दिस व्हेन दिस गुड्स आर सोल्ड, ये क्या कर रहा है, एक टैक्स इनवॉइस इशू कर रहा है, एक बिल इशू कर रहा है, टैक्स इनवॉइस कैन आल्सो बी कॉल्ड अ बिल, एक बिल इशू कर रहा है। कितने रुपए का, सपोज ही इज विलिंग टू सेल कॉटन एट 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज में वो सेल करना चाहता है एंड वो उस बिल में 18% का टैक्स रेट ऐड कर रहा है। देखिए जीएसटी में बहुत सारे डिफरेंट टैक्स रेट्स है जिसको हम लोग थोड़ा से लेटर स्टेज में डिस्कस करेंगे। अभी एक बार आप लोग इस एग्जांपल को समझने के लिए अज्यूम करो कि टैक्स रेट इज 18%। टैक्स रेट हमेशा इस प्राइस पे कैलकुलेट होगा, दैट इज 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 18% मेक्स इट 1800, ये इसमें ऐड हो जाएगा एंड अल्टीमेटली जो बिल बनेगा वो टोटल 11,800 रुपीज का बिल बनेगा, राइट। ये बिल किसको दिया जाएगा, दिस कॉटन सेलर विल गिव दिस बिल टू दिस कॉटन मैन्युफैक्चरर, एंड दिस कॉटन मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, ये इस अमाउंट इसको पे कर देगा, कितना एग्जैक्टली द बिल अमाउंट 11,800। नाउ इस कॉटन मैन्युफैक्चरर के पास क्या आया, कॉटन। अब ये क्या करेगा, उन कॉटन से क्लॉथ को वीव करेगा, स्पन करेगा एंड अल्टीमेटली उसको किसको सेल कर देगा, इस मैन्युफैक्चरर को सेल कर देगा। नाउ एग्जैक्टली कॉस्ट प्राइस पे तो सेल नहीं करेगा, बिकॉज दिस कॉटन मैन्युफैक्चरर मस्ट हैव अप्लाइड सम लेबर, सम एफर्ट, ट्रांसफॉर्म्ड कॉटन इनटू क्लॉथ, तो वो अपना प्रॉफिट एलिमेंट चार्ज करेगा। एंड सपोज दिस कॉटन मैन्युफैक्चरर इज विलिंग टू सेल कॉटन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर, दिस क्लॉथ मैन्युफैक्चरर इज विलिंग टू सेल दिस क्लॉथ एट से 20,000 रुपीज, वो फर्दर अपने बिल पे टैक्स कलेक्ट चार्ज करेगा, 20,000 का 18% दैट मेक्स इट 3,600, तो वो अल्टीमेटली कितना का बिल बनाएगा, 23,600 रुपीज का बिल बनाएगा। एंड बिल किसको दे देगा, बिल दे देगा इस टी शर्ट मैन्युफैक्चरर को, एंड ये टी शर्ट मैन्युफैक्चरर इस क्लॉथ मैन्युफैक्चरर को क्या पे कर देगा, एग्जैक्टली द बिल अमाउंट दैट इज 23,600 रुपीज। अब इस टी शर्ट मैन्युफैक्चरर के पास क्या आ गया, क्लॉथ, ही हैज क्लॉथ, एंड वो उस क्लॉथ को यूज करेगा, उसको स्टिचिंग करेगा, पैकिंग करेगा, पैक करके क्या बनाएगा, टी शर्ट्स मैन्युफैक्चर कर लेगा। नाउ दिस टी शर्ट मैन्युफैक्चरर इज फर्दर गोइंग टू सेल दिस टी शर्ट्स टू होलसेलर। नाउ अगेन सपोज ही इज विलिंग टू सेल एट 30,000 रुपीज, उसने 20,000 रुपीज में तो क्लॉथ ही कलेक्ट परचेज किया था, उसने उसको स्टिचिंग किया, अपना लेबर एलिमेंट उसमें ऐड करेगा, प्रॉफिट एलिमेंट ऐड करेगा, एंड ही इज विलिंग टू सेल इट एट 30,000 रुपीज। Now this t-shirt manufacturer will issue a bill to this wholesaler of rupees 30,000 plus again 18% का जीएसटी वो उसमें ऐड करेगा एंड वो अल्टीमेटली इस बिल को कितने रुपए का बनाएगा, 35,400 रुपीज का बिल बनाएगा, एंड ये 35,400 का बिल दे देगा होलसेलर को। नाउ दिस होलसेलर विल पे हिम व्हाट, एग्जैक्टली द बिल अमाउंट दैट इज 35,400 रुपीज। इस होलसेलर के पास क्या आ गए, टी शर्ट्स। Now this t-shirt wholesaler is going to sell these t-shirts to retailers at what, say about 35,000 rupees। 30,000 में इसने परचेज किया, अपना प्रॉफिट एलिमेंट ऐड करेगा एंड विलिंग टू सेल इट एट 35,000 रुपीज। अगेन वो उस पर टैक्स चार्ज करेगा, अगेन से लेट्स अज्यूम 18% का टैक्स रेट चार्ज करेगा एंड मेकिंग अ बिल ऑफ रुपीज 41,300।
3500 इंटू 18%, वो आपका आ जाएगा 6300 रुपीज, एंड वो उसमें ऐड करके अल्टीमेटली बिल बना देगा 41,300 का। कितने का बिल दे रहा है? 41,300 का। So this retailer will pay him how much? Exactly the bill amount 41,300, correct? Now अब ये रिटेलर क्या करेगा? ये रिटेलर अल्टीमेटली सपोज सारे टी शर्ट सेल कर रहा है एक कंज्यूमर को। नाउ अगेन टी शर्ट रिटेलर वाला से सपोज इसको 40,000 रुपीज में इज विलिंग टू सेल, एंड वो उस पर 18% का टैक्स ऐड कर रहा है, एंड फर्दर बिल बना रहे हैं 47,200 रुपीज का टोटल बिल बना रहे हैं। बिल ये रिटेलर किसको दे देगा? बिल दे देगा कंज्यूमर को, राइट? एंड दिस कंज्यूमर विल अल्टीमेटली पे हिम व्हाट? एग्जैक्टली द बिल अमाउंट, दैट इज 47,200 रुपीज। सो ये देखिए एक टिपिकल एग्जांपल है जो आप लोगों ने शायद प्रैक्टिकली कभी ना कभी देखा ही होगा, जहां पे गुड्स एक हैंड से दूसरे हैंड में ट्रांसफर होता है तो गुड्स का वैल्यू थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। व्हाई? बिकॉज ईच सेलर एड्स हिज और हर प्रॉफिट एलिमेंट। नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टैक्स बर्डन इज शिफ्टेड टू द पर्सन हु अल्टीमेटली कंज्यूम्स द गुड। यहाँ पे वो पर्सन कौन है? दैट पर्सन इज द कंज्यूमर, बिकॉज वो इसको फर्दर सेल नहीं कर रहा है, ही इज अल्टीमेटली कंज्यूमिंग द गुड्स। वो उसको आगे जाके किसी को भी थर्ड पार्टी को सेल नहीं करेगा, वो उसको खुद ही कंज्यूम कर लेगा। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस टैक्स बर्डन इज शिफ्टेड अल्टीमेटली टू दिस कंज्यूमर। लेट्स सी। देखिए गवर्नमेंट क्या बोलता है? गवर्नमेंट सेज दैट टू ईच एंड एवरी सेलर दैट जितना आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो माइनस जितना आप टैक्स पे कर रहे हो, बैलेंस यू गिव इट टू मी। लेट्स डिस्कस। देखिए जो ये कॉटन सेलर ये 1800 रुपीज का टैक्स कलेक्ट कर रहा है, थिंक एंड से क्या ये 1800 रुपीज का टैक्स दिस शॉपकीपर दिस कॉटन सेलर कैन कीप विथ हिमसेल्फ? क्या ये 1800 रुपए खुद अपने पास रख सकता है क्या? कैन ही कीप दिस 1800 रुपीज विथ हिमसेल्फ? नेवर। व्हाई? बिकॉज दिस 1800 रुपीज इज नॉट हिज इनकम, ये इसका प्रॉपर्टी नहीं है, दिस इज नॉट हिज प्रॉपर्टी। व्हाई? बिकॉज दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू गवर्नमेंट। ये सेलर इस मैन्युफैक्चरर से खाली कलेक्ट कर रहे हैं, इज जस्ट अ टैक्स पेयर, नॉट अल्टीमेटली द टैक्स बर्डन वो फील नहीं कर रहा है, वो खाली टैक्स को कलेक्ट कर रहा है सामने वाले से एंड गवर्नमेंट को उसको पे कर दे रहे हैं। अगेन दिस मैन्युफैक्चरर is collecting how much tax from the t-shirt manufacturer? 3600 rupees. क्या ये इसका इनकम है क्या? No. This amount he has just collected on behalf of t-shirt manufacturer, and वो इसको किसको पे कर देगा? गवर्नमेंट। In every stage the case is same. Now गवर्नमेंट क्या बोलता है? Suppose for example government is telling to this cloth manufacturer that you do one thing, ये आपको 3600 रुपए मेरे को देने हैं, यू नीड टू पे 3600 टू मी। सपोज गवर्नमेंट इज सेइंग दिस। गवर्नमेंट क्या बोलता है कि आप एक काम करो, जितना टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हो माइनस जितना टैक्स आपने ऑलरेडी पे कर दिया था अपने रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए या उस आइटम को खरीदने के लिए जिसको आप सेल कर रहे हो, जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो आप मेरे को अल्टीमेटली पे कर दो। अगेन गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि जो पैसा आपने मेरे से कलेक्ट जो आपने कलेक्ट किया, कलेक्ट कैसे किया? सेल करके कलेक्ट किया। कितना कलेक्ट किया? 3600 रुपीज कलेक्ट किया, माइनस जो आपने पे किया। कब पे किया? परचेज करते टाइम पे किया। कितना पे किया? 1800 रुपीज। तो जो आपने टैक्स कलेक्ट किया माइनस जो आपने टैक्स पे किया, डिफरेंस का जो अमाउंट आता है 1800 रुपीज, ये आप मेरे को पे कर दो। अब आप लोग ये समझने का कोशिश करो कि क्या ये क्लॉथ मैन्युफैक्चरर ये 1800 रुपीज अपने खुद के पॉकेट से पे कर रहा है? थिंक वाइजली एंड आंसर कि क्या ये कॉटन मैन्युफैक्चरर ये जो 1800 रुपीज गवर्नमेंट को पे करेगा, क्या ये इसके खुद के पॉकेट से निकला है? नो। इसने तो कलेक्ट किया ना, किससे? इस आदमी से, क्योंकि इसने कितना पे किया था इसको? देखो 23,600। गुड्स का 20,000 तो पे किया ही था, टैक्स का भी पे किया, तो ये तो इससे कलेक्ट किया ना। अच्छा, अब आप बोलोगे कि अरे इसने तो 1800 रुपीज पे भी किया था। आप ये सोचो ना, इस 3600 में ये 1800 रिकवर भी तो कर ही रहा है,
इस 3600 जो ये कलेक्ट कर रहा है उसमें ये 1800 रुपीज रिकवर भी तो कर ले रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली ये तो खाली डिफरेंस ही पे कर रहा है, जितना इसने एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट किया है वो इस गवर्नमेंट को पे कर दे रहा है, राइट। अगेन लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, लेट्स टॉक अबाउट टी शर्ट मैन्युफैक्चरर। टी शर्ट मैन्युफैक्चरर, लेट्स, ये इसने कितने का बिल इशू किया, 5400 रुपीज का बिल इशू किया। नाउ क्या ये 5400 रुपीज इसका खुद का पैसा है क्या? नो। क्या ये मैन्युफैक्चरर का इनकम है? आंसर इज क्लियर नो। ये क्या है? इस पैसे को इसको किसको पे करना है? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट इसको भी सेम बोलेगा कि जितना टैक्स आपने कलेक्ट किया है क्या करके, सेल करके, माइनस जो आपने पे किया था क्या करके, परचेज करते टाइम, डिफरेंस का जो पैसा आएगा वो आप मेरे को पे कर दो। हाउ मच इज कलेक्टेड? 5400। सेल करके तो इसने 5400 ही कलेक्ट किया, और ये कितना पे करके आया है? हाउ मच टैक्स इज ऑलरेडी पेड? इसको परचेज करते टाइम 3600 रुपीज इज ऑलरेडी पेड। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि जो इसका डिफरेंस अमाउंट होगा 3600 माइनस 5400, ये पैसे आप मेरे को पे कर दो। हाउ मच? 1800 रुपीज अगेन, ये आप मेरे को पे कर दो। डोंट पे मी द एंटायर 5400 विच यू हैव कलेक्टेड, क्योंकि कुछ तो आपने भी पे किया ना, तो आप माइनस कर लो जितना आपका खर्चा लगा। खर्चा इज रॉन्ग वर्ड, बट अभी हम लोग समझ सकते हैं जितना आपका टैक्स में खर्चा लगा, कितना? 3600, और जितना आपने रिकवर किया कितना? 5400। दोनों का जो डिफरेंस है वो आप पे कर दो। तो क्वेश्चन इज, क्या ये 1800 रुपये अपने खुद के पॉकेट से पे कर रहे हैं क्या? नेवर। ये तो सामने वाले से कलेक्ट किया है, कलेक्ट करके जो इसने पे किया उसको रिकवर कर लिया, एंड जो एक्स्ट्रा पैसा इसके पास था इसने गवर्नमेंट को पे कर दिया, करेक्ट। अगेन इन केस ऑफ टी शर्ट, होलसेलर, होलसेलर ने ये बिल इशू किया था, सेल बिल था ये, इसने कितना पैसे कलेक्ट किए थे टैक्स के? 6300 रुपीज यस कलेक्टेड। हाउ मच मनी यस कलेक्टेड? 6300। एंड हाउ मच हैज ही पेड? यस पेड 5400 रुपीज यस ऑलरेडी पेड। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा कि जो आपने टैक्स कलेक्ट किया माइनस जो आपने टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया था, डिफरेंस का जो एक्स्ट्रा पैसा जो आप कलेक्ट कर रहे हो दैट इज 900 रुपीज, ये आप मेरे को पे कर दो। डोंट पे मी एंटायर 6300 रुपीज, पे मी जस्ट द डिफरेंस, पे मी जस्ट द एक्स्ट्रा मनी विच यू हैव कलेक्टेड, क्योंकि ये तो आपने खुद, ये तो आपके पॉकेट से निकला था, तो आप इसको रिकवर कर लो, जो एक्स्ट्रा है वो आप मेरे को पे कर दो। नाउ कमिंग टू कंज्यूमर। अच्छा, अगर हम लोग इसका भी अगर बात करें तो सेम रिटेलर के संग भी यही होगा। 7200 रुपीज ही हैज कलेक्टेड माइनस 6300 रुपीज विच ही हैज पेड। ये जो डिफरेंस का अमाउंट आएगा दैट इज 900 रुपीज, ये अल्टीमेटली इसको पे कर देगा, राइट। नाउ कमिंग टू कंज्यूमर, थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंज्यूमर। क्या कंज्यूमर फर्दर सेल करके कोई पैसे कलेक्ट करेगा क्या? इज ही गोइंग टू कलेक्ट एनी टैक्सेस? नो। वाई? क्योंकि वो फर्दर सेल ही नहीं कर रहे। एंड कलेक्शन कब आता है? कलेक्शन आता है सेल करते टाइम। बट इज ही सेलिंग एनी गुड्स? नो। बट हैज ही पेड सम टैक्सेस? यस, he has paid how much? He has paid 7200 rupees of taxes. 7200 rupees he has paid. तो गवर्नमेंट क्या बोलता है? कलेक्शन माइनस पेड। कलेक्शन सपोज इज जीरो, जीरो माइनस 7200 इज 7200 माइनस। हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं कि कंज्यूमर ने 7200 रुपीज पूरा पे किया। क्या उसने कुछ रिकवर, क्या वो कुछ रिकवर कर पाया क्या? कुछ नहीं, क्योंकि उसने कुछ सेल ही नहीं किया। अगर वो सेल करता, अगर सपोज कंज्यूमर वुड हैव फर्दर सोल्ड इट, तो वो हो सकता है 7200 रुपीज को पूरा रिकवर कर लेता। थिंक प्रैक्टिकली ना, कि अगर ये इसको सेल करता तो ऑब्वियसली 40,000 से ज्यादा ही प्राइस में सेल करता, then he would have certainly collected this entire amount. But since कस्टमर कुछ भी फर्दर सेल नहीं कर रहा है, दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि उसने कुछ भी पैसा रिकवर नहीं किया फर्दर सेल करके, कुछ कलेक्शन ही नहीं किया ना उसने, खाली ही पेड। ही पेड हाउ मच? 7200। तो क्या ये पूरा पैसा इसके पॉकेट से नहीं गया क्या? हाँ, आप देख लो प्रीवियस हर स्टेज में खाली जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम कलेक्ट कर रहे हैं खाली वही गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, क्योंकि जो हम पे कर आए हैं दैट वी हैव ऑलरेडी रिकवर्ड फ्रॉम आवर सेल्स। जो एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास है खाली वही हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो
इनडायरेक्ट टैक्सेस में, दैट इज ये जीएसटी का कॉन्सेप्ट है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो फाइनल कंज्यूमर होता है गुड्स का, जो गुड्स को अल्टीमेटली कंज्यूम कर लेता है या जो सर्विसेज को अल्टीमेटली कंज्यूम कर लेता है, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज को, जो उसको फर्दर सेल नहीं करता है, दैट पर्सन हैज टू बियर द एंटायर बर्डन ऑफ टैक्सेस। अगर हम लोग वी एज अ कंज्यूमर, हम लोग कोई मोबाइल फोन खरीदते हैं, जो टैक्स हम पे करते हैं वही वो शॉपकीपर गवर्नमेंट को पे कर देता है। क्या हमको कोई फायदा हो रहा है क्या? नहीं। क्या वो टैक्स कौन पे कर रहा है? शॉपकीपर। बट क्या वो अपने पॉकेट से पे कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। वो जब बिल बनाता है तो आपको टैक्स ऐड करके बिल देता है, आप उस पैसे को पे करते हो, वो आपके बिहाफ में गवर्नमेंट को पे कर देता है। तो इट्स अल्टीमेटली द फाइनल कंज्यूमर हु बियर्स द बर्डन ऑफ टैक्सेस, हेंस इट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस। व्हाई? बिकॉज आप डायरेक्टली टैक्स नहीं पे कर रहे हो, शॉपकीपर डायरेक्टली टैक्स पे नहीं कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है और किसी को पे कर दे रहा है, राइट? सो दिस टेक्स केयर ऑफ व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। आई थिंक आपको इनडायरेक्ट का मतलब अभी क्लियरली समझ में आ गया होगा। मूविंग फर्दर, देखिए जो अभी तक अपने लोगों ने पढ़ा, अगर हम लोग उसका टेक्निकल टर्म का अगर बात करें तो जो हम टैक्स कलेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट टैक्स, एंड जो हम टैक्स ऑलरेडी पे कर आ चुके हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स। दीज आर टू टेक्निकल टर्म्स कि अगर जो आपने कलेक्ट किया किसी सामने वाले से, उस टैक्स पोर्शन को हम लोग बोलेंगे आउटपुट टैक्स, एंड जो टैक्स हमने पे किया अपने बायर को, जिनसे हमने बाई किया, उसको हम लोग बोलेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट मैंने जो हमने सेल्स के टाइम पे कलेक्ट किया, इनपुट जो हमने परचेज के टाइम पे किया। डिफरेंस जो पैसा होता है दैट इज आर टैक्स पेबल। ये जो टैक्स पेबल आता है ये टैक्स हम गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। नाउ लेट्स टेक डिस्कशंस फर्दर। सर क्या जीएसटी शुरू से था क्या इंडिया में, मतलब जब से इंडिया बना, जब से इंडिपेंडेंस था? नहीं। जीएसटी केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी इंडिया पे लागू हुआ। तो सर उसके पहले क्या था? उसके पहले देयर एम्पल नंबर ऑफ टैक्सेस सच एज लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, सीएसटी, सर्विस टैक्स, सर्विस चार्ज, बहुत सारे टैक्सेस को मिला करके सब्स्यूम कर, द करेक्ट वर्ड इज सब्स्यूम, उन सारे टैक्सेस को मिला करके सब्स्यूम करके एक सिंगल टैक्स बनाया गया दैट इज कॉल्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट? सर क्या सारे प्रोडक्ट्स कवर है क्या गुड्स एंड सर्विस टैक्स में? चाहे आप कुछ भी खरीदो, कुछ भी सेल करो, क्या सब में जीएसटी लगेगा क्या? यस, बट विथ टू एक्सेप्शंस। फर्स्ट इज अल्कोहल। अगर अल्कोहल आप परचेज करो, सेल करो, अल्कोहल इज केप्ट आउट ऑफ द परव्यू ऑफ जीएसटी, उसमें जीएसटी लॉ किसी भी तरीके से एप्लीकेबल नहीं होता है। एंड पेट्रोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इनमें कुछ 6 प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे एविएशन टर्बाइन फ्यूल, डीजल वगैरह, ऐसे करके 6 प्रोडक्ट्स आते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, दैट अल्कोहल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर केप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। मतलब इनमें जीएसटी लगता ही नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है? अगर आप इनको परचेज करो, सेल करो, तो कोई जीएसटी का कॉन्सेप्ट इनमें आने ही नहीं वाला है। तो सर इनमें क्या आएगा? इनमें वही आएगा जो पहले एग्जिस्टिंग टैक्सेस थे, एक्साइज ड्यूटी वगैरह ही इनमें एप्लीकेबल होंगे। जो पहले के टैक्सेस थे वही इनमें आज भी प्रिवेल करते हैं, इनमें जीएसटी किसी भी तरीके से एप्लीकेबल नहीं होता है। अच्छा, कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो जीएसटी के अंदर तो है पर गवर्नमेंट बोलती है कि अभी हम उस पर कोई टैक्सेस वगैरह नहीं लगाएंगे, उनको हम लोग बोलते हैं एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल एनिमल मीट, मिल्क प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, जो डेली यूज एसेंशियल गुड्स होते हैं, उनमें जीएसटी एप्लीकेबल तो है, पर जब भी कोई कस्टमर, जब भी कोई सेलर उनको सेल करेगा तो वो अपने बिल में जीएसटी ऐड नहीं करेगा। सपोज फॉर एग्जांपल अगर आप बिग बाजार जाओ एंड अगर आप सपोज वेजिटेबल खरीदो एंड यू बॉट वेजिटेबल वर्थ ₹1000, तो उनमें जो जीएसटी है ना, वो जीएसटी विल बी जीरो, कुछ भी जीएसटी ऐड नहीं होने वाला है। और टू बी वेरी प्रिसाइज, सेलर आपको कभी टैक्स बिल ही नहीं देगा, क्योंकि बिकॉज ही इज नॉट ही डजंट हैव द राइट टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम यू, वो आपको टैक्स बिल देगा ही नहीं। जब टैक्सेबल गुड्स को सेल किया जाता है, जैसे आप मोबाइल खरीदो जाके अमेजोन से, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा टैक्स इनवॉइस, आपको मिलेगा टैक्स बिल, ठीक है? और जब आप कुछ ऐसे गुड्स को खरीदते हो जिनमें टैक्स नहीं लगता है, तो आपको मिलता है बिल ऑफ सप्लाई। अगर आप टैक्सेबल गुड्स खरीदो जिनमें टैक्स लगते हैं, जैसे मोबाइल फोन हो गया, पेंट, सीमेंट वगैरह,
आप राउटर खरीदो, लैपटॉप खरीदो, पेन, ये सब खरीदो, तो इनमें टैक्स बिल आपको मिलता है, टैक्स इनवॉइस मिलता है, टैक्स मेमो, टैक्स इनवॉइस, टैक्स बिल, इस तरीके से बोलते हैं। एंड जिन गुड्स को हम एग्जेम्प्ट करके रखे हैं, गवर्नमेंट ने जिनको एग्जेम्प्ट करके रखा है, जो जीएसटी के अंदर तो है बट नाउ दे आर एग्जेम्प्टेड, उनमें कोई तरीके के टैक्स रेट नहीं लग रही। हो सकता है गवर्नमेंट उनमें कुछ चेंजेस करे, बट एज ऑफ नाउ इनमें कोई भी तरीके के टैक्स रेट नहीं है। उनको हम लोग बोलते हैं एग्जेम्प्टेड गुड्स। और उनमें गवर्नमेंट, उनमें जो सेलर जब आपको सेल करेगा तो टैक्स बिल नहीं लगाएगा, वो बिल ऑफ सप्लाई आपको देगा, वो आपको टैक्स टैक्स इनवॉइस नहीं देगा, उसकी जगह आपको बिल ऑफ सप्लाई देगा। सेम फॉर्मेट वही रहता है, एक पेपर रहेगा, उस पर लिखा हुआ रहेगा बिल ऑफ सप्लाई, गुड्स का नाम लिखा रहेगा, कोई जीएसटी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ रहेगा, दैट इज कॉल्ड एग्जेम्प्टेड गुड्स। नेक्स्ट सर, व्हाट आर द रेट ऑफ टैक्सेस? देयर आर मेनी रेट ऑफ टैक्सेस, फॉर एग्जांपल देयर आर जीरो रेट ऑफ टैक्स। जैसे जो एक्सपोर्ट वगैरह होते हैं, एक्सपोर्ट में जीरो रेट लगता है, दे आर नॉट एग्जेम्प्टेड, दे आर जीरो रेट टैक्स। एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह इन सब चीजों में जीरो रेट टैक्स लगता है। किसी में 5% लगता है, 12%, 18%, 28%, 40% तक भी टैक्स रेट जाते हैं। 28% टैक्स रेट इज ऑन सीमेंट, पेंट वगैरह। मोबाइल फोन्स में 12%, 18% टैक्स रेट है। इस तरीके से अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज में अलग अलग टैक्स रेट है। सर ये कहाँ से पता चलेगा? अगर आप जीएसटी के ऑफिशियल साइट पे जाओ, वहां पे आपको सारे रेट वगैरह जीएसटी के मिल जाएंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि सर टैक्स चार्ज कौन करेगा? ऐसा आपने देखा होगा ना, कभी कभी आप कोई पर्टिकुलर शॉप पे जाते हो और वो आपको कोई बिल वगैरह नहीं देता है, ऐसे ही आपको गुड सेल कर देता है ना? और कभी कभी आप कोई थोड़े से बड़े शॉप में जाते हो, वो आपको एक प्रॉपर बिल देता है, या अगर हैंड बिल भी देता है तो उस पर टैक्स चार्ज करके देता है। सो वाई देयर इज डिफरेंस कि सर कोई, अगर सपोज आप एक पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो जिस पे टैक्स लगता है, सपोज आपने वॉच खरीदा एंड सपोज वॉच पे टैक्स लगता है, आप कोई छोटे शॉप में जाओ, वो आपको टैक्स बिल नहीं दे रहा है, वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहे, और ये आप कोई बड़े शोरूम में जाके खरीदो तो वो आपको टैक्स लगा रहे हैं। नाउ व्हाई देयर इज अ डिफरेंस? द क्वेश्चन इज कि जो खाली रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं वही खाली टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। सर रजिस्टर्ड पर्सन मतलब, देखिए कुछ नियम बताए गए हैं, कुछ लिमिट्स बताए गए हैं। अगर आपका टर्नओवर उस लिमिट से ज्यादा होता है तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। यू विल हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन फॉर जीएसटी मैंडेटरीली। अगर आपका उस टर्नओवर, जो पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब टर्नओवर है, वो जीएसटी लॉ में, एक्ट में लिखा हुआ है, अगर आपका वो टर्नओवर एक्सीड कर जाता है तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। जैसे गुड्स के केसेस में अगर आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा है, 40 लाख रुपए से ज्यादा है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कुछ अलग लिमिट है, अगर आपके इन लिमिट्स या आपके लिमिट्स अगर क्रॉस हो जाते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। एक बार आप रजिस्ट्रेशन ले लेते हो, देन यू विल हैव टू चार्ज जीएसटी ऑन योर सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपका टर्नओवर इससे कम है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने का एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो लोग, जो टाइप के लोग होते हैं, वो लोग जीएसटी अपने इनवॉइस में, अपने बिल में चार्ज नहीं करते। नाउ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप कोई टैक्स बिल देखोगे तो आपको एक 15 डिजिट का कोड दिखेगा, जिसको अपने बोलते हैं जीएसटीआईएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक बार आपका टर्नओवर एक जो प्रिस्क्राइब लिमिट है वो क्रॉस कर गया, आप क्या करोगे? आप गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दोगे कि भैया मेरे को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है। व्हाट गवर्नमेंट विल डू? गवर्नमेंट विल प्रोवाइड यू अ आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब इस पर्टिकुलर सेलर का ये जीएसटी नंबर है, आपका जीएसटी आपको इसी नंबर से जाना जाएगा। जैसे आप लोग कभी नोटिस करोगे, अमेजोन का अगर आप कोई बिल देखोगे तो हर बिल के ऊपर उनका अपना जीएसटी नंबर लिखा होता है, मतलब वो अमेजोन का जीएसटी नंबर है। हर इंडिविजुअल का, हर आदमी का जिसने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया है, हर इंडिविजुअल, हर आदमी का, हर पर्सन का जीएसटी नंबर अलग होता है। नाउ लेट्स डिकोड दिस जीएसटी नंबर। देखिए जीएसटी नंबर 15 डिजिट का एक कोड होता है। इट्स एन अल्फा न्यूमेरिक, मतलब उसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं, नंबर भी होते हैं। तो पहला जो दो नंबर होता है ना, दैट इज द स्टेट कोड, मतलब जिस स्टेट में आपका बिजनेस है, ऐसे समझ सकते हैं, जिस स्टेट में आपका बिजनेस है, जिस स्टेट में आपका ऑफिस है, जिस स्टेट में आपका बिजनेस है, ये वहां का नंबर डिनोट करेगा। क्योंकि जब आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेते हो, आपको बताना पड़ता है कि मेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सा है, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है। तो 19 इज द स्टेट कोड फॉर वेस्ट बंगाल। ये स्टेट कोड जो है
सिटी वाइज नहीं है, स्टेट वाइज है। तो अगर 29 स्टेट्स है, देयर आर 29 स्टेट कोड्स। तो 19 इज द स्टेट कोड फॉर वेस्ट बंगाल। इसके बाद जो 10 नंबर्स अलग से होते हैं, दिस इज योर पैन नंबर। देखिए पैन नंबर एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो जनरली लोग 18 ईयर्स के ऊपर होते हैं उन लोग दे टेक पैन नंबर, पहले भी ले सकते हो आप, बट जिनको टैक्स पे एक्चुअली करना होता है, हु आर लाइबल टू पे टैक्स, दे हैव अ पैन नंबर, 10 डिजिट्स का पैन नंबर होता है। तो अगर सपोज ये अमेजोन है, अमेजोन का एक पर्टिकुलर पैन नंबर है, जब आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराते हो गवर्नमेंट के पास, तो आपको अपना पैन नंबर बताना पड़ता है। अमेजन विल हैव टू कोट इट्स पैन नंबर। वही पैन नंबर गवर्नमेंट आपके जीएसटी में ऐड कर देता है। दिस 10 डिजिट पैन नंबर इज योर, ये आपका पैन नंबर है। नेक्स्ट, दिस नंबर, दिस वन, दिस डिनोट्स कि आपका एक पर्टिकुलर स्टेट में जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन कराया, जैसे वेस्ट बंगाल में, आपकी कितने ऑफिसेज है, आपके कितने ब्रांचेज है। जैसे सपोज अगर अमेजोन का वेस्ट बंगाल में एक ही ब्रांच है, तो दिस विल शो वन। और अगर सपोज इनका दो दो ब्रांच है, तीन ब्रांच है, तो दिस नंबर विल कीप ऑन चेंजिंग, राइट। दिस विल डिनोट कि आपके कितने, हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ बिजनेस एक्चुअली यू हैव, राइट। अच्छा, तो उसके बाद जो नंबर आता है Z, दिस इज अ कांस्टेंट नंबर। ये हर किसी की, दिस इज अ कांस्टेंट अल्फाबेट, ये हर किसी के जीएसटी नंबर में आपको सेम दिखेगा Z। द 14th नंबर विल ऑलवेज बी अ Z, दिस इज अ कांस्टेंट नंबर। एंड लास्ट जो आपका डिजिट होता है, दिस इज अ चेक। ये चेक टूल है जो आपके सारे ये जो इंफॉर्मेशन है इनको चेक करने के लिए एक फॉर्मूला इसमें सेट किया जाता है, राइट। तो दिस इज अ जीएसटी नंबर। अगर आप चेक कर सकते हो कभी भी आप कोई रेस्टोरेंट जाते हो एंड द पर्सन चार्जेस जीएसटी ऑन हिज और हर इनवॉइस, तो आप हमेशा चेक करोगे कि वो अपना ये कोड जरूर डालेगा, उनका अपना अलग कोड होगा, वो अपने बिल में हमेशा इस कोड को ऐड करेगा। तो आप चेक कर सकते हो कि दैट पर्सन इज रजिस्टर्ड और नॉट। अगर किसी भी बिल है, अगर किसी बिल में अगर कोई आदमी जीएसटी चार्ज कर रहा है बट उसका जीएसटी नंबर नहीं है, तो यू कैन आस्क दैट पर्सन कि हाँ व्हाट इज योर जीएसटी नंबर। ऐसा तो नहीं है दैट पर्सन इज नॉट रजिस्टर्ड एंड फिर भी वो आपसे टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज यू आर पेइंग हिम टैक्स थिंकिंग कि वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा, बट दैट पर्सन इज एक्चुअली नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन। वो आपको बिल में ऐड कर दिया, यू पेड, एंड दैट पर्सन माइट कीप दैट मनी विथ हिमसेल्फ, ट्राइंग टू इवेट टैक्सेस, राइट। नाउ द क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाई दिस स्टेट कोड इज गिवन इन दिस जीएसटी नंबर। व्हाई स्टेट कोड क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेस। तो जो बायर एंड सेलर का जो स्टेट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बायर कौन से स्टेट में बिलोंग करता है, सेलर कौन से स्टेट में बिलोंग करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी से डिटरमाइन होता है कि कौन से टाइप का टैक्स चार्ज किया जाएगा, विच टाइप ऑफ टैक्सेस विल बी चार्ज ऑन द बिल। वो डिपेंड करता है कि बायर एंड सेलर कौन से स्टेट में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायर का स्टेट कौन सा है, सेलर का स्टेट कौन सा है। सी देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। वन इज योर सीजीएसटी, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी डिनोट्स फॉर सेंट्रल एंड जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। SGST is called state goods and service tax, and IGST is called integrated goods and service tax, right? There are three types of taxes. अगर आप कोई भी इनवॉइस देखोगे, तो दिस इनवॉइस में सपोज अगर 10,000 रुपीज का इनवॉइस है एंड अगर 1800 रुपीज का बिल टैक्स चार्ज हुआ है, दिस विल बी आइदर IGST और अ कॉम्बिनेशन ऑफ CGST एंड SGST, ठीक है। जब आप देखोगे, जैसे यहाँ पे सपोज आपने एक वॉच खरीदा, तो यहाँ लिखा रहेगा वॉच 10,000 प्लस IGST, सपोज 1800, या फिर इट कैन बी प्लस 10,000 प्लस CGST, SGST 1800। विल सी ये कैसे प्रॉपर कैलकुलेशन होता है, विल सी दैट। मूविंग फर्दर, देखिए type of sales under GST, there are two types of sales under GST. One is your interstate sale and another is your intrastate sale. इंटरस्टेट मतलब जब आप डिफरेंट स्टेट में सेल करते हो, जब बायर एंड सेलर दोनों डिफरेंट स्टेट में लोकेटेड होते हैं, देन उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं एज इंटरस्टेट सेल्स। एंड अगर बायर एंड सेलर सेम स्टेट में रहते हैं, देन वी कैन कैटेगराइज इट एज इंट्रा स्टेट सेल्स। जैसे होता है ना इंट्रा स्टेट, इंट्रा कंपटीशन स्कूल्स के अंदर ही होता है, एंड एक होता है इंटर स्टेट
इंटर स्कूल कंपटीशन, जब 2 3 10 स्कूल्स मिलके कोई कंपटीशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटर। इंटर मतलब दो स्टेट्स, वन टू डिफरेंट स्टेट्स, बायर अलग स्टेट में, सेलर अलग स्टेट में। एंड इंट्रा स्टेट मीन्स बायर एंड सेलर बोथ आर इन द सेम स्टेट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज इस एग्जांपल में ये जो मिस्टर एक पर्सन है एंड इन ही इज, इनका जो बिजनेस प्लेस है दैट इज कोलकाता, कोलकाता इज इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये इनका प्लेस ऑफ बिजनेस है। तो इन्होंने अपना जब रजिस्ट्रेशन कराया था, सपोज इनको जीएसटी का इनका टर्नओवर क्रॉस हो गया एंड ही हैड टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड। तो जब इनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा तो इन्होंने जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लिया था उस टाइम पे इन्होंने अपना प्लेस ऑफ बिजनेस बताया कि मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस कोलकाता है, कोलकाता इज माई प्लेस ऑफ बिजनेस। तो जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में इनका बिजनेस प्लेस क्या आ गया, वेस्ट बंगाल। अगर सपोज ये गुड्स सेल कर रहे हैं किसी दूसरे पर्सन को जो लोकेटेड, जिनका प्लेस ऑफ बिजनेस है हावड़ा, हावड़ा इज ऑल्सो इन वेस्ट बंगाल, तो क्या ये दोनों सेम स्टेट में है? द आंसर इज यस। तो जब ये गुड्स एंड सर्विस, अगर आइदर गुड्स आइदर सर्विस जब ये सेल करते हैं सेम स्टेट में, बायर इज ऑल्सो इन वेस्ट बंगाल, सेलर इज ऑल्सो इन वेस्ट बंगाल, ये कौन हो गया, सपोज ही इज द सेलर एंड ही इज बायर, बोथ बायर एंड सेलर आर इन द सेम स्टेट। इस तरीके के सेल्स को वी कैटेगराइज इट एज इंट्रा स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट सेल, जब बायर एंड सेलर सेम स्टेट में होते हैं तो वी कॉल इट एज इंट्रा स्टेट सेल। एंड अगर आप किसी सेल्स को इंट्रा स्टेट सेल्स कैटेगराइज कर देते हो देन यू विल हैव टू चार्ज टैक्स दैट इज कॉल्ड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। कैसे होता है, सपोज ये जो गुड सेल कर रहा है इसका वैल्यू 10,000 रुपीज है, तो जब ये बिल बनाएगा ही विल राइट से सपोज गुड्स वैल्यू इज 10,000 एंड सपोज फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर गुड्स में टैक्स रेट 18% टैक्स रेट है। व्हाट ही विल डू इज ही विल चार्ज प्लस CGST plus SGST. This is central goods and service tax, this is state goods and service tax. This will be 9%, ये हाफ हो जाता है। अगर 18% टैक्स रेट है तो ये दो में स्प्लिट हो जाता है, 9 इक्वली दे गेट स्प्लिटेड इन बोथ द हेड्स। तो 9% इज 900, दिस इज ऑल्सो 900, दिस इज 11800। अगर सपोज यहाँ पे टैक्स रेट 40% होता तो ये 2020 में स्प्लिट हो जाता। अगर टैक्स रेट 28% है तो ये दोनों में स्प्लिट हो जाते हैं। ये स्प्लिट तभी होगा जब ये इंट्रा स्टेट सेल है। आपको याद रखना है दोनों बायर सेलर सेम स्टेट में होने चाहिए, तभी आप उसको इंट्रा स्टेट सेल कैटेगराइज कर सकते हो। एंड वंस यू कैटेगराइज अ पर्टिकुलर सेल एज इंट्रा स्टेट सेल यू विल हैव टू चार्ज, यू विल हैव टू स्प्लिट द टैक्सेस एंड आपको हेड्स क्या यूज करना पड़ेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज दिस पर्सन, इनका प्लेस ऑफ बिजनेस कोलकाता है एंड कोलकाता इज इन वेस्ट बंगाल, ये अपना स्टेट है। एंड ये जो गुड्स एंड सर्विस सेल कर रहे हैं ही सेल्स दिस टू अ पर्सन हु इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र, तो ये अपना स्टेट हो गया, राइट। तो क्या बायर एंड सेलर, ही इज व्हाट, ही इज द सेलर एंड ही इज द बायर, तो क्या बायर एंड सेलर डिफरेंट स्टेट्स में लोकेटेड है? द आंसर इज यस। अगर वो डिफरेंट स्टेट्स में लोकेटेड है वी कैटेगराइज दिस टाइप ऑफ सेल एज इंटर स्टेट सेल। एंड आपने किसी भी सेल को इंटर स्टेट सेल कैटेगराइज कर दिया, आप जो टैक्स चार्ज करोगे अपने बिल में दैट विल बी कॉल्ड IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, because this is neither for central nor for state, we call it as integrated goods and service tax। क्या होगा, सपोज ये गुड्स का वैल्यू 10,000 रुपीज है, जब ये जीएसटी ऐड करेगा ही विल राइट IGST एंड दिस विल नॉट बी स्प्लिटेड। सपोज द टैक्स रेट इज 18%, तो मेक्स इट 1800 एंड ये जो 11800 है ये इसको बिल इशू कर देगा 800 रुपीज का। टैक्स रेट विल बी 18%, suppose tax rate is 18%, it can be different, it may be either 28%, 40%, जो भी होगा we will not have to split it anywhere। अगर एक गुड्स इंटर स्टेट सेल है, बायर सेलर दोनों अलग अलग स्टेट में लोकेटेड है, तो हम लोग उसको इंटर स्टेट कैटेगराइज कर देंगे एंड हम लोग टैक्स जो चार्ज करेंगे दैट विल बी IGST। इट कैन बी बोथ फॉर गुड्स, इट कैन बी बोथ फॉर सर्विस, तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए सेम कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल। आज के सेशन में हम लोगों ने जीएसटी के बेसिक्स को खाली टच किया है, बट इतना हम लोगों ने कवर किया है जिससे एवरी इंडिविजुअल
कैन अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ जीएसटी। अगर आप कभी भी कोई बिल वगैरह को देखते हो तो यू विल बी एबल टू एनालाइज कि हाँ अच्छा ये टैक्स चार्ज हुआ है तो क्यों हुआ होगा, क्या ये इंटर है, क्या ये इंट्रा है, रेट्स थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग चुका होगा। तो ये हमारा पार्ट 1 था। इसमें हम लोग पार्ट 2 भी लेकर आएंगे जहां पर हम लोग जीएसटी के अकाउंटिंग एस्पेक्ट को टच करेंगे, किस तरीके से जीएसटी के परचेज को, सेल को, अगर जैसे यहाँ पे सेलर है तो अगर सेलर गुड्स को सेल कर रहे हैं तो वो किस तरीके से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको रिकॉर्ड करेगा, इसका हिसाब किताब कैसे रखेगा। बायर एक अपने पर्टिकुलर परचेज को किस तरीके से रिकॉर्ड करेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, किस तरीके से वो अपने, किस तरीके से टैक्स का पेमेंट होगा गवर्नमेंट को, एंड ऑल दीज थिंग्स। तो आई होप ये पूरा सेशन आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा, बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग।